अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तीसरे एपिसोड के साथ फैमिली मैटर में, इससे पहले मैंने जो एपिसोड 2 दिए थे उसमें ख़ास तौर में आपको बताने की कोशिश की थी कि फैमिली इशू क्यों होते हैं, क्या होते हैं और कौन कौन से इसमें लीगल्स हर्डल्स होते हैं और किस तरीके से लीगल चीज़ों में लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है जिससे उनकी ज़िंदगी जुड़ने की वजह टूट जाती है। इनमें ख़ास तौर में 498 के बारे में बताना चाहता हूँ। जब भी हम कोई फैमिली इशू आता है, उसको जब हम कोर्ट में या पुलिस के पास राब्ता करते हैं तो हम लोगों की एक सोच क्या रहती है कि ये शायद बहुत जल्दी हो जाएगा, हमारा मसला जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मगर असल में हकीकत ऐसी नहीं है। कोई भी फैमिली मैटर ख़त्म होने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। इन 4 से 5 सालों में क्या होता है, या तो हस्बैंड वाइफ अपनी गलती समझकर एक दूसरे को माफ़ करके जुड़ जाते हैं, या फिर क्या होता है कि कोर्टों के चक्कर खा खा के एक दूसरे के बारे में इतनी नफरत पैदा कर लेते हैं। उनके इन 4-5 सालों में उनके अंदर मकसद ये रहता है कि अब किस तरीके से एक दूसरे को गिराना। 498 केस में हस्बैंड और उसकी फैमिली अगर वो अक्यूज़ बने हैं तो वो जब तक केस ख़त्म नहीं होता तब तक वो लोग कोर्टों के चक्कर लगाते रहते हैं। और अगर कभी एविडेंस के टाइम में हस्बैंड वाइफ को बुलाया तो वो इतने एफिशिएंट नहीं रहते हैं कि अपने केस को कोर्ट के सामने सही से प्रेजेंट कर सकें और एक इफेक्टिव लॉयर उन केस को ख़त्म कर देते हैं। तो उनको जो सोचते हैं कि हम सज़ा दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसा बहुत कम होता है। और पूरे हिंदुस्तान में जो 498 केस में कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। हम डोमेस्टिक वायलेंस केस डालते हैं बीवी हस्बैंड वाइफ की तरफ से, और 125 CRPC में मेंटेनेंस के जो केस डालते हैं उसमें अगर हमें मेंटेनेंस इनिशियली हमें इंटर मेंटेनेंस मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो वो केस भी सालों साल चलते हैं, उनमें भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। इसके अलावा जो हम OS हस्बैंड की तरफ से OS केस का भी डालते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का या डिक्लेरेशन ऑफ तलाक का जो केस डालते हैं उसमें भी रिलीफ बहुत कम है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कॉन्जुगल राइट्स ने आज तक तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा नहीं है कि हस्बैंड ने कोई रजिस्ट्रेशन कॉन्जुगल राइट डाला है और उसमें बीवी उस केस का कोर्ट का ऑर्डर समझ के वो घर में वापस चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ जो लीगल प्रोसीजर्स है ये हमारे दिल की तसल्ली के लिए, ये लीगल प्रोसीजर सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि सोसाइटी में एक लीगल सिस्टम कायम है। मगर ख़ास तौर में फैमिली मैटर्स में जो हस्बैंड और वाइफ है, अगर वो सही से इस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं और सही से अपने मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं तो वो ही इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कोर्ट से आप जितनी भी उम्मीद करेंगे वो बहुत ही मुश्किल है कि आपको उम्मीद आपकी पूरी हो सके। अब एक मसला एक आता है कि जिस तरीके से बताया मैंने कि तलाक के लिए जो इस्लाम में जो पावर है वो हस्बैंड को है तलाक। अब कभी क्या होता है कि हस्बैंड तलाक नहीं देना चाहता और जो औरत परेशान होती है तलाक लेने के लिए, उसके पास क्या हो, हम लोगों ने सुना है खुला। तो खुला के बारे में हम लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, औरत ऐसे खुला दे सकती, मगर ऐसा नहीं है। तलाक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को एक एक्सक्लूसिव राइट। अगर हस्बैंड अपने राइट को अगर अपनी बीवी को डेलीगेट कर दे और उस डेलीगेट पावर को यूज़ करके औरत अपनी शादी को तोड़ दे तो उसको बोलते हैं खुला। अदर देन अगर हस्बैंड अगर उसको डेलीगेट नहीं कर रहा है तो औरत किसी भी हालत में खुला नहीं ले सकती। मगर औरत कब ले सकती है, इसके लिए भी एक लॉ है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। उसमें कुछ कंडीशन सेक्शन 2 के अंदर बताई गई है जिसमें खास तौर में कंडीशंस ऐसे हैं। एक तो अगर हस्बैंड इंपॉर्टेंट हो तो इस इंपॉर्टेंसी के बेस में उन्हें कर सकती है। 4 साल से अगर उससे उसको मालूम नहीं कि हस्बैंड कहाँ चला गया, 2 साल से वो अपने फैमिली को देख नहीं रहा है, अगर वो किसी ऐसे केस में इन्वॉल्व हो गया जिसमें उसको 7 साल की सज़ा हो गई है, या वो अपनी बीवी को इस्लामिक तरीके चलने से मना कर रहा है, या वो औरत के ऊपर फिज़िकली जुल्म कर रहा है, इन सब कंडीशन में औरत कोर्ट के ज़रिए तलाक ले सकती है और वो तलाक का इस्लाम में भी जायज़ है और उसको वो वैलिड है और उसको औरत को जो रिलीफ चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये चंद बातें मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को ये चीज़ बताने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग इसको इस्तेमाल करके एक दूसरे को परेशान करें। इसका मकसद सिर्फ बताने का यह है कि हम जितने भी मसले हमारी फैमिली में होते हैं उनके लिए जो कुरान में जो इस्लाम में बताया हुआ तरीका, उस तरीके से हम चलेंगे तो ही हम लोग इसका एक रिज़ल्ट लेकर आ सकते हैं। नहीं तो हम लोग अपने कौम का नाम ही हमारी वजह से ख़राब होएगा और हमारी अपनी ज़िंदगी ख़राब हुई। आमतौर पर क्या होता है, जब भी हम लोगों की हमारी ज़बान की हिफाजत नहीं रहती, जब कभी भी हस्बैंड के घर वाले या लड़की के घर वाले हस्बैंड के यहाँ या हस्बैंड के घर वाले लड़की के यहाँ जाते हैं तो हम लोग इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, एक दूसरे से मारपीट शुरू कर देते हैं। मारपीट होता है, गाली गलौज होता है
पुलिस केस बनता है और हम मुस्लिमों की तरह पूरे ख़ानदान कोर्ट स्टेशनों के अंदर बैठे रहते हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक ऐसा मसले को सॉल्व किया। उसमें एक लड़के की बहन उसकी अपनी भाभी से सुलह के लिए बात करने गई थी। लड़की के भाई ने उसकी बहन को मार दिया और जो लड़का था उसने अपनी बीवी को मार दिया और दोनों फैमिली 2 दिन तक पुलिस स्टेशन में और वहीं उसका भाई और उसकी बहन वो हॉस्पिटल में थे। तो ऐसी हमने हैसियत कर ली। अगर हम सही से अपने मसाइल को इस्लामी तरीके से सुलझाएंगे तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेंगे। और याद रखिए, एक फैमिली मैटर का जो इशू होता है एक हस्बैंड वाइफ का इशू नहीं होता है, उससे 2 ख़ानदान जुड़े होते हैं और अगर कुछ में उनमें ऊँच नीच हुई तो 2 ख़ानदानों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएँगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगे। जज़ाकल्लाह। जय हिंद।